Namaste. Dear children, this is my fourth video on chapter Agriculture. In my previous video, I have explained in detail about all the crops, food crops, non-food crops, beverage crops, fiber crops, horticulture, everything, their geographical conditions, their distribution in detail. And all these crops are very important from examination point of view. So please watch that video very carefully and then we will see this video. In this video, the main topic is technological and institutional reforms. This is the most favorite question of examiners. बेटा ये क्वेश्चन हर साल ही रिपीट होता है. व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट. तो इसके पास आने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानते हैं. हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिया. ये हमने उसके एग्रीकल्चर के फीचर में भी लिखा था. बहुत पुराने समय से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं. एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं विदाउट एनी रिफॉर्म्स. विदाउट रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करी, कुछ फर्टिलाइज़र का स्प्रेड किया, बट इट वाज आल्सो लिमिटेड टू सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया. कुछ जगह तक ही लिमिटेड रहा. इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ आज भी पॉपुलेशन 50% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नंबर 2 इंडिया में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है. ऐसे देश में जहाँ 50% पॉपुलेशन खेती कर रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना विदाउट एनी रिफॉर्म्स इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे हमको कुछ रिफॉर्म्स तुरंत करने थे. तो आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनिशिएट हुआ 1951 में, तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म्स. लैंड में कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, तभी हम एग्रीकल्चरल कंट्री जो कहलाते हैं वास्तविकता में कहलाए जाएंगे. तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. कंसोलिडेशन को अगर आपने हिंदी में शब्द सुना हो चकबंदी. चकबंदी और कंसोलिडेशन में क्या होता है? जैसे एक किसान है, सपोज आई एम अ फार्मर, मेरी एक ज़मीन उस तरफ है, एक ज़मीन इधर है, एक ज़मीन मेरी दूसरी, 3 जगह पर मेरी ज़मीन है. मेरे पास 3 हेक्टेयर लैंड है, लेकिन वो 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में अलग अलग जगह पर है. अब मुझे 3 जगह जाना पड़ता है, 3 जगह की मुझे फेंसिंग करनी पड़ती है, 3 जगह मुझे अपने मशीन्स इम्प्लीमेंट्स ले जाने पड़ते हैं. तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द फार्मर. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो कि एक ही जगह पर किसान को ज़मीन दे दी गई. मेरी जो 3 हेक्टेयर ज़मीन थी जो अलग अलग जगह पर थी, मुझे 3 हेक्टेयर एक जगह पर मिल गई. अब इस जगह पर मेरे पास 3 हेक्टेयर एक बड़ा फार्म हो गया. मैं बड़ी मशीन्स यूज़ कर सकती थी, मुझे समय की ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो रही थी. तो ये सबसे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. वैसे भी ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस हमारी जो ज़मीन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी. राइट ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था दैट द लैंड वाज गेटिंग फर्दर डिवाइडेड अमंग्स द कमिंग जनरेशंस. इससे लैंड क्या होती है? स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स बिकम स्मॉलर एंड अनइकोनॉमिकल. तो ये गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ने उठाया वो क्या था? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया. ज़मींदार में जो ज़मींदार होते थे वहाँ पर लैंडलेस लेबर काम कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था. जब ज़मींदार से लैंड लेकर हमने लैंडलेस लेबर को लैंड ओनर बना दिया, प्रोडक्शन बढ़ गया. क्योंकि अब जो वो काम कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे. पहले वो ज़मींदार के लिए करते थे तो पूरी पोटेंशियल से नहीं कर पाते थे. तो ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया. तो एक इसमें स्मॉल क्वेश्चन आपको याद रखना है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? लैंड
रिफॉर्म्स। ओके, लैंड रिफॉर्म्स जितने गवर्नमेंट ने इनैक्ट तो कर दिए, स्टार्ट तो किए, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन वाज वेरी वेरी स्लो। पेपर में तो बहुत अच्छा काम हो गया कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो गई, ज़मींदारी सिस्टम चली गई और ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ को काफ़ी स्प्रेड किया गया, बट देयर इम्प्लीमेंटेशन, देयर स्प्रेड वाज वेरी वेरी स्लो और ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म मीन्स वेरी वेरी स्लो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 1960s और 70s, सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ गवर्नमेंट ने एक पैकेज टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर करी। पैकेज टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर इन 1960s विच वाज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें 5 बड़े इनपुट्स दिए गए खेती को, जिसमें HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, chemical fertilizers, insecticides, pesticides, weedicides, assured irrigations and machines and tools for agriculture. जब इन 5 मॉडर्न इनपुट से पैकेज टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, जब खेती की गई तो प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स एंड दिस वाज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन एग्रीकल्चर कि हमने इससे प्रोडक्शन काफ़ी गुना बढ़ा दिया। इसी के कुछ समय के बाद 1970s में आया वाइट रिवॉल्यूशन, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, इन द फील्ड ऑफ मिल्क। इसमें मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में काफ़ी इंक्रीज आया, तो इसको भी हम वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये दोनों स्टेप्स 60s और 70s का, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट का, काफ़ी अच्छे स्टेप्स एग्रीकल्चर में थे, लेकिन इनकी भी क्या प्रॉब्लम थी कि दे वर लिमिटेड ओनली टू सम पार्ट ऑफ द कंट्री। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। ईस्ट में, साउथ में इसका कोई इफेक्ट था ही नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन का, वाइट रेवोल्यूशन का। तो अब गवर्नमेंट ने 1980s एंड 90s, ठीक है, 60-70s का हो गया, वो उसकी वीकनेस थी कि इट वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड। अब 1980s और 90s में गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इन लार्ज स्केल, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1951 में क्या किया, फिर 60-70s में क्या किया, और अब जो ये है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल, ये स्टेप्स लिए गए 1980s और 90s में, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? नंबर 1, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप को इंश्योर कर दिया। अब मैं किसान हूँ, मैंने बहुत महंगे महंगे इनपुट खरीदे, HYV सीड खरीदा, फर्टिलाइज़र खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा, मैंने अच्छी सी क्रॉप लगा दी, लेकिन फ्लड आ गया, फायर और साइक्लोन और कोई पेस्ट अटैक हो गया, कोई बहुत पेस्ट ने अटैक कर दिया, मेरी क्रॉप फेलियर, मेरे सारे इनपुट जो मैंने पैसे लगाए थे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो फार्मर्स के अंदर थी, ये उन्हें मजबूर कर रही थी कि फार्मिंग को छोड़ो। फार्मिंग में हमारे को कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हम इतना इनपुट लगाते थे, उसका कोई भी पता नहीं था, पता नहीं कौन सा नेचुरल डिजास्टर आ जाए और हमारी सारी क्रॉप फेल हो जाए। तो ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, ये गवर्नमेंट ने ख़त्म करी बाय क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप को इंश्योर कर दिया कि अगर कोई भी डिजास्टर आता है, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप है गवर्नमेंट की, बहुत बड़ा स्टेप है, जिसमें कि जो फार्मर्स थे दे वर नाउ सिक्योर्ड। नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। गांव में एक लार्ज फार्मर्स को अगर छोड़ दें, जो बहुत अमीर फार्मर्स हैं, एक मीडियम और स्मॉल फार्मर्स को हमेशा एक सोइंग पीरियड में, खेती करने के शुरू में
रॉ मटेरियल मतलब सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, इनके लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। और वो किससे लेते थे? बड़े बड़े मनी लेंडर से, ज़मींदार से, ट्रेडर से, एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड दैट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे वर अनेबल टू रीपे। वो अपना उधार कभी चुका ही नहीं पाते थे। एंड दे वर कॉट इन अ विशियस साइकिल। और इसका रिजल्ट होता था कि कभी कोई फार्मर कहीं सुसाइड कर रहा है, कहीं पर कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई फार्मर नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी फार्मर बने। मतलब किसान खेती छोड़ते जा रहे थे। इससे देश की फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर प्रोवाइडिंग देम लोन एट अ वेरी वेरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कई बार तो बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी गवर्नमेंट इनको उधार दे देती थी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट का फॉर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो ग्रामीण बैंक, क्योंकि गांव के लोग शहरों में बैंक में नहीं आ सकते थे, बैंक को गांव में भेजा गया, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिन्होंने बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया। थर्ड, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड्स, एंड PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ऐसी कुछ स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी किसानों के लिए। अगर कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है उनको पैसा मिलेगा। किसानों के लिए स्पेशल किसान क्रेडिट कार्ड्स इशू किए गए, जिससे कि उनको बहुत आसानी हो गई। बाज़ार में कुछ सामान खरीदना है, अपने कार्ड दिखाया, अपने सब्सिडी मिल जाती थी उनको उनके कार्ड्स पर। तो दिस वाज द थर्ड स्टेप टेकन अंडर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। Special weather bulletins and agricultural programs were telecasted on TV and radio. Weather bulletin, मौसम की जानकारी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब मानसून आने वाला है, इस बार मानसून लेट है, नॉर्मल है, ज़्यादा है, कम है, कैसा वेदर होगा, इस सारी जानकारी टीवी और रेडियो के थ्रू किसानों को दी जाने लगी। और एग्रीकल्चरल के ऊपर प्रोग्राम्स आने लगे, सॉइल टेस्टिंग, नए नए जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी एग्रीकल्चर में, टीवी में, रेडियो के थ्रू किसानों तक पहुंचने लगी। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इस प्राइस में क्या होता था बेटा कि अगर सपोज करो मैं किसान हूँ, मैं किसान ही बनती हूँ बार बार, मैं किसान हूँ, राइस की क्रॉप आई, ठीक है, हार्वेस्ट पीरियड चल रहा है, खूब राइस कट गई राइस। मैं भी फार्मर, ये भी फार्मर, वो भी फार्मर, सब अपनी खेती को ले आए मंडीज में या बाजार में बेचने के लिए। सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, पूरे मंडी चावल से भर गई, ठीक है। और इस समय डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई मतलब जब सप्लाई ज़्यादा आ गई, लोग खरीदने वाले कम हो गए, डिमांड कम हो गई, तो रेट अपने आप नीचे हो गए। फिर बाजार में इतने सारे चावल खरीदने वाले नहीं है, अरे यार 80 रुपये किलो है, नहीं यार चलो 50 ही ले जा लो, 40 ही ले जा लो। तो इस तरह से उनके रेट कम हो जाते थे जिस समय सप्लाई ज़्यादा हो जाती थी। तो फार्मर्स कहते थे अब इतनी मेहनत से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जब ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, इससे तो हमें ही नुकसान होने लग गया। इससे हम ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस करें, हम तो कम ही प्रोड्यूस करेंगे। हम कम प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई कम रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो हमारी प्राइस बढ़ जाएंगी। लेकिन इससे डर क्या है, देश की फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? अगर फार्मर्स कम प्रोड्यूस करने लगे तो प्रोडक्ट हमारा देश का फूड कहाँ से आएगा इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को? तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की कि अगर आपको लगता है आपका राइस 60 रुपीज़ kg आपको बेचना है और मार्केट में आपको प्रॉपर इसके दाम नहीं मिल रहे हैं और आपको मजबूरी में 40 रुपये या 50 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 60, जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्राइस 60 रुपीज़ पर kg हम खरीद लेंगे। आप बाजार में कम कीमत में मत बेचो, गवर्नमेंट विल प्रोक्योर और कलेक्ट इन द प्री अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये पहले से ही अनाउंस हो जाती है।
जिस समय बीज बोने का टाइम होता है गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस कर देती है, जिससे कि अब फार्मर्स को कोई डर नहीं है कि हमको कितने में बेचना पड़ेगा। हाँ, अगर ज़्यादा मिल रहा है मार्केट में बेचो, अगर कम बेचने में मजबूर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को बेचो। तो इस तरीके से these are the 5 steps taken by the government, which are called technological and institutional reforms in agriculture in 1980s and 90s, which is called comprehensive land development program. So these 5 steps you have to learn by heart. Okay beta, after technological and institutional reform, next topic is भूदान and ग्रामदान। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भूदान भूमि का दान, ग्रामदान गांव का दान। ये एक भूदान और ग्रामदान विनोबा भावे ने इनिशिएट किया था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े डिसाइपल थे, ठीक है, शिष्य थे। तो विनोबा भावे ने पूरे इंडिया में पदयात्रा करी, पैदल चल कर गए, लोगों को लेक्चर देते थे कि अपना काम खुद स्टार्ट करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो एक दिन वो ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक लेक्चर दे रहे थे, तो उसी समय कुछ लैंडलेस जो बेचारे बिना ज़मीन के लेबर थे खड़ी हो गई, एक दो कहने लगे हमें कुछ ज़मीन मिल जाए तो हम अपना काम खुद स्टार्ट कर सके, हमारे पास हमको थोड़ी सी भी ज़मीन मिल जाए तो हमारा काम स्टार्ट हो जाए। तो अगर जब तक हम लैंडलेस हैं तब तक हम पूरी पोटेंशियल से काम नहीं कर सकते, हमारे को ज़मीन चाहिए। उनकी ऐसी ही बात करते करते जब वो लोगों को कह रहे थे, तभी उनमें से एक आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में एक बड़ा ज़मींदार खड़ा हुआ, श्री रामचंद्र रेड्डी। वो एकदम खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ ज़मीन डोनेट कर दी। 80 एकड़ ज़मीन जब डोनेट करी, उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया लैंडलेस लेबर्स के लिए। तो ये जो एक्ट था, अपनी मर्जी से विलिंगली वॉलेंटरी डोनेशन ऑफ लैंड, यहाँ कोई प्रेशर नहीं था, वॉलेंटरी डोनेशन ऑफ लैंड इज़ नोन एज भूदान। तो आज़ादी से पहले तो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें भी होती थी, गांव के गांव एक ज़मींदार के होते थे। तो उनको भी रिक्वेस्ट करके समझा कर जब उन्होंने अपने पूरे गांव के गांव डोनेट कर दिए, तो इस एक्ट को हम कहते हैं भूदान एंड ग्रामदान। दिस भूदान एंड ग्रामदान इज़ नोन एज ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। वाई ब्लड लेस? क्योंकि इस रिवॉल्यूशन में, इस क्रांति में कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई लड़ाई, कोई वायलेंस नहीं हुआ। इट वॉज अ वॉलेंटरी डोनेशन ऑफ लैंड एंड विलेजेस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे। Okay, after Bhudan Gramdan, next is contribution of agriculture to Indian economy, to Indian employment and to the output of the country. What is the contribution? India is an agricultural country. 50% से ज़्यादा population, more than 50% population is employed in agriculture. तो इसका शेयर कितना है in the GDP of the country? कितना contribute कर रही है ये इकोनॉमी के लिए? इसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जितने कि ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रेरियन सोसाइटी है, बैकबोन है देश की, और एम्प्लॉयमेंट भी 50% से ज़्यादा लोगों को दे रही है। फिर भी जीडीपी में जो इसका शेयर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की इनकम में जो इसका शेयर है, वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लिए कि 50% पॉपुलेशन 1/4 जीडीपी से भी कम दे रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर बहुत सारे स्टेप्स लिए। क्योंकि बेटा आप खुद सोचिए, जहाँ देश की 50% पॉपुलेशन काम कर रही है और जीडीपी को दे रही है 22%, तो इट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर इंडियन गवर्नमेंट। सो टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज करें जिससे कि इसका शेयर जीडीपी में बढ़ सके। ठीक है, ये बेटा आप खुद सोचो, जिस देश की 50% पॉपुलेशन खेती कर रही है और वो जीडीपी में उसका शेयर कम हो रहा है, तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर में नए नए रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो कि एग्रीकल्चर के नए नए रिसर्च करेगी और उसे फार्मर्स तक पहुंचाएगी। Many agricultural universities were set up so that students will do their graduation, post graduation in agriculture, and they will come out with their new innovative ideas. Veterinary services, जितने भी हमारे लाइफ स्टॉक है, कैटल्स है, इनकी ब्रीडिंग के लिए एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स वगैरह खोले गए, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बोला गया कि टाइम से पहले वेदर रिपोर्ट्स वगैरह फार्मर्स को पहुंचाई जाए। तो मेनी स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, बट इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज। आज़ादी के इतने सालों के बाद अब गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी सीड्स पर, फर्टिलाइज़र पर, इरिगेशन पर, वो धीरे धीरे कम कर रही है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि उन्हें जो पहले जो सामान उनको मार्केट रेट से काफ़ी सस्ते में मिल जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद अब सब्सिडी कम करेगी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक तरीका है काम करने का। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र पे स्पेशली सब्सिडी कम करनी शुरू करी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब किसानों के पास जो सामान पहले जो सस्ता प्रोड्यूस करते थे अब वो महंगा बनेगा। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है। जो दूसरे देशों से सामान आता था पहले उनके ऊपर टैक्स लगता था, जिसे हम इंपोर्ट ड्यूटी बोलते थे। अब क्योंकि अब हम पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन गया है, अब गवर्नमेंट उसमें से इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हटा रही है। जब पहले अमेरिका का गेहूं जो 20 रुपये किलो देश में आता था, अगर ड्यूटी हट गई, इंपोर्ट ड्यूटी हट गई, तो वो बहुत सस्ते में इंडिया के मार्केट में आ जाएगा और इससे इंडिया के लोगों को अपना गेहूं उनका महंगा हो गया और जो इम्पोर्टेड है, जो अच्छी क्वालिटी का भी है, वो सस्ता बिकेगा। तो इस तरह की बड़ी सारी चैलेंजेस अब फार्मर्स के सामने हैं। उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी एट पार होना चाहिए। दूसरे देशों के प्रोडक्ट प्रोड्यूस के या तो अच्छा हो, कम से कम बराबर तो हो। So Indian farmers are facing lot of challenges in today's times. They have to improve their quality also. Cost of production भी उनको कम रखनी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सब्सिडी कम करती जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब हमारे जो फार्मर्स हैं they are facing. Okay, so we have seen that in spite of all these steps taken by the government, the farmers are not willing to continue agriculture. They are withdrawing their investment from agriculture. उनको लगता है कि एग्रीकल्चर से अच्छा अगर हम इस खेत में कोई बड़ा सा मैरिज हॉल बना दे, बैंक्वेट हॉल बना दे, उससे हमको ज़्यादा अच्छे और एश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे। एग्रीकल्चर को से वो कम कर रहे हैं। अगर इस तरह का सब फार्मर्स करने लगे तो क्या होगा हमारे देश की फूड सिक्योरिटी का? इट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री। अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट देखें तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कंपेयर टू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, आपको मालूम है 3 सेक्टर्स होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, और टर्शरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आती हैं। तो अगर हम तीनों सेक्टर्स की ग्रोथ रेट देखें तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो केवल 1.1% है। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट 7.3% है और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.2% है। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट केवल 1.1%। तो कौन चाहेगा कि हम अपना पैसा एग्रीकल्चर में लगाएं? तो दिस इज द रीजन व्हाई द फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। एंड कोई भी फार्मर ये नहीं चाह रहा है कि उसका बेटा, उसकी आगे की जनरेशन फार्मिंग को कंटिन्यू करे। वो भी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में या सर्विस सेक्टर में जाएं, क्योंकि वहाँ पर
ज़्यादा सिक्योरिटी है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है बेटा हमारे लिए। कई सारे फार्मर्स आप सुनते होंगे कि दे आर कमिटिंग सुसाइड। क्यों सुसाइड कर रहे हैं फार्मर्स? कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, बहुत ऐसे एरियाज में ये वही कारण है कि जब उनके ऊपर बहुत सारा लोन बढ़ जाता है, दे आर अनेबल टू रीपे द लोन। उन्हें समझ नहीं आता है इस विशियस साइकिल से, इस खतरनाक पॉइजनस साइकिल से बाहर कैसे निकलें। तो सबसे आसान तरीका मिलता है टू लेट्स कमिट सुसाइड और ख़त्म करो ज़िंदगी। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच और एटीट्यूड हमारे फार्मर्स का देखने में आ रहा है, क्योंकि द प्रॉब्लम इज द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज वेरी 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 स्लो इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स। दैट इज व्हाई द प्राइम पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ओके तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। एक क्वेश्चन आप सबके लिए है कि गवर्नमेंट क्या करे एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए या एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में तो बहुत अच्छा काम कर रही है 50%, लेकिन ये 50% अपनी पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। वाई दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर शेयर इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ओके, विद दिस क्वेश्चन open to you all, I conclude my lecture here only. Thank you so much. I hope आपको जितना आज पढ़ाया है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, भूदान ग्रामदान एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली विद अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक यू सो मच। हैव अ प्लेजेंट डे।